मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या। जनसंख्या में आज अपन पढ़ेंगे, देखो कल अपन ने ये साक्षरता लिंग अनुपात ये पढ़ा था। अब है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना। अब व्यवसायिक संरचना में क्या है कि अपन ने कुल जैसे लिंग अनुपात पढ़ा अपने देश का, साक्षरता दर पढ़ी। अब है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना से क्या तात्पर्य है कि अपने जो यहाँ भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो किस किस प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई है। अब व्यवसायों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। प्रथम व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय। अब कौन कौन से व्यवसाय में अपने यहाँ की जनसंख्या लगी हुई है। व्यवसायिक संरचना से ही किसी भी देश की आर्थिक प्रारूप का वर्णन या आर्थिक प्रारूप को देखा जाता है कि वो विकसित है या विकासशील है या अविकसित है, अल्प विकसित है। ये क्योंकि व्यवसाय, जिस प्रकार के व्यवसाय में लोग अधिक लगे हुए होंगे उसी प्रकार के वहाँ की आर्थिक संरचना मिलेगी। अब देखो इसमें अपन पढ़ते हैं आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का। अब क्रियाशील जनसंख्या कौन से वर्ग की आती है, अपन ने वर्ग पढ़े थे ना 2 3। अब जो व्यस्क वर्ग है वो है क्रियाशील जनसंख्या, ठीक है ना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार दिए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा गया है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार दिए गए जनसंख्या के वितरण को, कि जनसंख्या किस किस प्रकार में किस किस व्यवसाय में लगी हुई है, इस प्रकार से उसका वर्णन जब देखते हैं तो उसका इसे ही व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। वैसे 5 प्रकार के व्यवसाय मिलते हैं। कौन कौन से व्यवसाय में बांटा है? पहला है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, दूसरा है द्वितीय व्यवसाय और तीसरा है तृतीय व्यवसाय। अब प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय में आप देखते हो कृषि, आखेट, ये सारे शामिल हैं। जो कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं जहाँ की जनसंख्या, उसे अपन कहेंगे प्राथमिक व्यवसाय। और दूसरे द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग और ये आ जाएंगे आपके, कि किसी भी चीज का उत्पादन जब शुरू होता है तो द्वितीय व्यवसाय में आता है। और तृतीय व्यवसाय में इससे आगे जो जैसे हायर एजुकेशन, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये जो इनके मतलब कंक्लूजन जो निकालते हैं देश के अर्थव्यवस्था को जो चलाते हैं वो आ जाएंगे तृतीय व्यवसाय। अब देखो, अब इसमें ये भी रखे हैं ये प्राथमिक व्यवसाय। इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन एवं खनन आदि कार्य किए जाते हैं। द्वितीय क्रियाओं में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। उद्योग, अब देखो इसमें लिख लो ये आप, प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन। वृक्षारोपण और खनन, ये तो इसमें आएंगे प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीय व्यवसाय में कौन से आएंगे? देखो इसमें उद्योग, भवन निर्माण आदि। उद्योगों में जो निर्माण होता है, भवन निर्माण, ये आदि भवन निर्माण आदि इनमें आएंगे, ठीक है। जो उत्पादन, पहले तो कृषक जो अपने हाथ से बिना मशीनों के या कम मशीनों का उपयोग करके जो प्रकृति से सीधा उपयोग करता है उसे तो प्राथमिक व्यवसाय। इससे जो उत्पादन शुरू हो जाता है वो आएगा द्वितीय व्यवसाय में। और तृतीय व्यवसाय में कौन से आएंगे? देखो
परिवहन, अब इनका व्यापार वाणिज्य जो किया जाता है जैसे परिवहन के साधनों के द्वारा, संचार के साधनों के द्वारा, वाणिज्य, और जो प्रशासन चलाया जाता है वो प्रशासन, जैसे अपनी सरकार किससे चलती है ये सारी इसमें तृतीय व्यवसाय में आएंगे। अब इन व्यवसायों के आधार पे देखो आगे दे भी रखा है, विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनमें द्वितीय और तृतीय जो क्रियाएं इनमें अधिक होगा, अधिक उत्पादन किया जाएगा, मतलब कोई भी वस्तु का, वो ही विकसित देश होगा। और विकासशील देशों में या विकसित देशों में प्राथमिक व्यवसाय में अधिक जनसंख्या लगी रहती है। अब इसके आगे है देखो, विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में किसमें? प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों का अनुपात अधिक होता है। अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है। जैसे अपने भारत है एक विकासशील देश है ना, इसकी लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य में लगा हुआ है। भारत का 64% जनसंख्या किसमें लगी हुई है? कृषि कार्य में। याद रखना है, ठीक है ना। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13:20 है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब 64% जनसंख्या तो प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है और द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में 13 और 20% जनसंख्या लगी हुई है। ठीक है, अब है स्वास्थ्य। अगला ये तो था व्यवसायिक संरचना। अब ये समझने का है व्यवसायिक संरचना में कि किस अपन व्यवसाय के आधार पर ही किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था या उसका विकासशील है या विकसित है इसका आकलन करते हैं। जहां पर जनसंख्या द्वितीय और तृतीय व्यवसाय में अधिक लगी रहती है वो विकसित देश होते हैं, और जहां की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में लगी होती है वो विकासशील देश होते हैं। जैसे अपने भारत की जनसंख्या 64% कृषि कार्य में या प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है। ठीक है, तो इसलिए भारत विकासशील देश है। अब अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे भी वहां के जो जनसंख्या है उसका आकलन होता है। स्वास्थ्य, अब देखो स्वस्थ जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अपन विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ही पढ़ रहे हैं, जिसमें साक्षरता, लिंग अनुपात, ये व्यवसायिक संरचना। अब है स्वास्थ्य। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 2051 में प्रति 1025 थी, वही 2001 में घटकर 7.8% रह गई है, प्रति 1000 रह गई है। ठीक है ना। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो बढ़कर 2012 में 67.9% रह गई है। अब देखो ये तुम्हें याद रखना है कि 2011 में मृत्यु दर कितनी थी? मृत्यु दर कितनी रह गई? 7.2 प्रति 1000 प्रति 1000। धीरे धीरे घट रही है मृत्यु दर, जिससे तो जनसंख्या बढ़ रही है। मैंने पहले बताया था तुम्हें, मृत्यु दर धीरे धीरे 1951 में कितनी थी है? 1951 में कितनी थी है? 25। उससे घटकर कितनी रह गई? 7.2 प्रति 1000। मतलब 1000 व्यक्तियों पर 7.2 व्यक्ति ही मर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखो औसत आयु, औसत
जो 1951 में कितनी की 36.7 वर्ष थी, जो 2011 में कितनी हो गई है 67.9 वर्ष औसत आयु है ये, ठीक है ना अपने भारत की। अब देखो लगातार मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, और जो आयु है ये गिरावट और ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो संक्रमित बीमारियां थी उनका अपन ने अब इलाज ढूंढ लिया है, इसलिए मृत्यु दर में तो गिरावट आ रही है। जो औसत आयु है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 36.7 थी अब 67.9 है, ठीक है। देखो आगे महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जनस्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव में रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह अंतर जो हुआ है वो किन के कारण हुआ है, जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव और अनेक जो रोग फैलते थे मौसमी जो इलाज उनका इलाज हो गया, इसलिए आधुनिक तकनीक के विकास से ये सारी चीज संभव हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है, और हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। कुपोषण का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को जैसे मिनिमम कितनी कैलोरी रोज वो खर्च करता है और कितनी वो उसको ग्रहण करनी चाहिए, इसका जो अंतर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतनी ही ज्यादा कुपोषण होता जाएगा, ठीक है। अपने भारत में खाने पीने पे कम ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों कुपोषित अधिक हैं। शुद्ध पीने का पानी है मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधा ग्रामीण जनसंख्या में केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है, कि सरकार को एक जनसंख्या नीति बनानी चाहिए जिसमें जो कुपोषित हैं या जो इसमें ये स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है या जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढना चाहिए, और इन पे कुपोषण जो है उनको पोषित करने के लिए विशेष नीति बनानी चाहिए कि इतनी कैलोरी वो जरूर लेगा ही लेगा अपने भोजन के द्वारा। अब है किशोर जनसंख्या, अगला पॉइंट अपना किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या, अब किशोर जनसंख्या का ही वर्णन अपन को पढ़ना है, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या है जो दोनों बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग की सेवा करता है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का जैसे शरीर का और मानसिक रूप से उसका विकास होता है, इसलिए उसको अधिक पोषणता की जरूरत होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास अवरोधित हो जाता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। भारत में इसे और विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे किशोर जो जनसंख्या है वो कब से कब तक 10 से 19 वर्ष तक होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास अत्यधिक होता है तीव्र गति से। अगर यहाँ का बच्चा इस उम्र में अगर बच्चा कुपोषित होगा तो उसका विकास शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास अवरुद्ध हो जाते हैं या रुक जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, बहुत सी किशोर बालिकाएं, देखो इसमें किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रचार तथा इसे सुधार के द्वारा उसमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। अब है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये है कि जो अपने उपरोक्त जो पॉइंट पढ़े हैं इनमें सुधार करने के लिए जनसंख्या की क्या नीति अपनानी चाहिए सरकार को। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 1952 में
व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, अब देखो परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। 2000 में भी एक जनसंख्या नीति निर्धारित की गई, जिसमें जैसे कुपोषित बच्चे नहीं होने चाहिए, इसका पोषण की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक है, शिक्षा की तरफ, व्यवसाय की तरफ, सारा इसमें मतलब पूरा ध्यान सरकार को देना चाहिए। इस प्रकार की नीति बनाई जाती है हमारी योजना में। जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। अब देखो जो 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, एक 1992 में बनाई गई थी, एक 2000 में, तो उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्कूल में ही जैसे मिड डे मील शुरू कर रखा है, लड़कियों की उम्र जो बाल विवाह वगैरह होते थे उन पर रोक लगानी चाहिए, इनकी उम्र बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इनके शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको हानि न पहुंच सके। ठीक है, विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोरों पर मुख्य ध्यान दिया गया था। इसमें मैं और बता देती हूँ कि किशोरों के स्वास्थ्य पर, मानसिक, शारीरिक, इन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें जो 2000 की ये जनसंख्या नीति बनाई गई, इसमें उनके खान पान पे कुपोषित नहीं होने चाहिए अपने यहाँ बच्चे, उनके लिए मिड डे मील शुरू की गई थी, निःशुल्क शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना और रूढ़िवादिता को कम करना, या गाँव में जाकर ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं बनाना कि गांव में जहां स्कूल नहीं है वहाँ बच्चों को, जैसे लड़कियों को विशेष रूप से घर के कामों में लगा देते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं। तो इन सब के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई थी। कुपोषित जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई कि उनको मिड डे मील जैसे स्कूल में अपराह्न का भोजन दिया जाना चाहिए, उसमें इस प्रकार के पोषक तत्व शामिल किए जाने चाहिए जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके या कुपोषण से वो बच सके। ठीक है, अब ये लेसन हो गया कंप्लीट। अब कल करेंगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज अपन ने ये 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था व्यवसायिक संरचना, उसके बाद स्वास्थ्य, अगला पढ़ा है किशोर जनसंख्या कि किशोर जनसंख्या में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अत्यधिक होता है। अगर उसके पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो शारीरिक और मानसिक विकास उसका रुक जाता है। और अगला है राष्ट्रीय नीति। इन सब कारकों के लिए अपने यहाँ देश में किस प्रकार की राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए, सरकार का क्या कार्य होना चाहिए। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।